सो हेलो एंड वेलकम टू क्रैक जेकेएसएसबी। सो वेलकम आपका एक और एमसीक्यू सेशन में जो रहने वाला है ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इसमें हम सारा का सारा ये टॉपिक एमसीक्यू से कवर कर लेंगे। ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज इसमें होंगे और ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और एमसीक्यू से इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में जाके एमसीक्यूज ही करने हैं। तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और ये नहीं है कि सिर्फ हम एमसीक्यूज ही करेंगे, हम सारा का सारा उसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे एमसीक्यू का। जो भी उसमें से चीज़ें निकलेंगी, ऑलमोस्ट समझ लो कि ये आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया का पूरा एक कंप्रिहेंसिव टाइप लेक्चर है। ठीक है, तो नोटबुक और पेन साथ में ले लेना, बहुत चीज़ें इसमें लिखने को मिलेंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, करंट अफेयर से रिलेट करके हम चीज़ें करेंगे। ठीक है, जो भी नई चीज़ें अपडेटेड हुई हैं तो वो भी आपको साथ साथ में इसमें मिल जाएगा, जो भी चेंजेस हुई हैं। ठीक है, और इसमें हम लेवल रखेंगे एनटी वाला, नायब तहसीलदार का लेवल रखेंगे, ताकि ये सबसे हाईएस्ट लेवल होगा। ठीक है, ताकि जो भी छोटे मोटे जेकेएसएस भी एग्जाम्स हैं वो भी आप कवर हो जाए। इस लेवल का हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, एफडबलए हो, जेकेपी कांस्टेबल हो, एसआई वगैरह हो, तो उसमें ये टॉपिक है तो बन जाएगा आपका इसमें से। ठीक है, तो पूरा एंड तक बने रहना, सारी की सारी हम चीज़ें इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले रोड नेटवर्क से। रोड नेटवर्क के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज रोड नेटवर्क इज द डैश लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये तो सबको पता होना चाहिए क्या आंसर होगा इसका। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, ठीक है, फर्स्ट की बात करूं तो लीड करता है यूएसए। ठीक है, थर्ड की बात करूं तो लीड करता है कौन? चाइना। और सेकंड की बात करूं तो यहाँ पे हमारा इंडिया आ जाता है। ठीक है, अगर रोड डेंसिटी की बात करें तो याद रखना, इंडियन रोड डेंसिटी जो है अकॉर्डिंग टू प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो वो है 192 से लेकर 194 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये पता होना चाहिए। इतनी इंडिया की रोड डेंसिटी है, ये भी पता होना चाहिए। और इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो सेकंड नंबर पे आता है। सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब और ज़्यादा एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाऊं, तो अगर मैं मिडीवियल हिस्ट्री की तरफ जाऊं तो याद रखना, फादर ऑफ इंडियाज रोड सिस्टम कहा जाता है शेर शेर शाह सूरी। फादर ऑफ इंडियाज रोड सिस्टम शाह सूरी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बिल्ड किया था ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका तब का जो रूट था वो था बांग्लादेश से लेकर पेशावर, पाकिस्तान। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था तब का, जब अगर मैं बात करूं मिडीवियल पीरियड के टाइम पे, 1540s के टाइम पे, तो रूट था बांग्लादेश में एक जगह है सोनरगांव, वहां से लेकर पेशावर जो पाकिस्तान में है, ये रूट था। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आगे आऊं, थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आऊं, ठीक है, तो अगर रोड प्लानिंग की बात करें तो वो शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, रोड प्लानिंग की जो शुरुआत की थी वो की थी डलहौजी ने। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। और एक और चीज़, अगर मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करूं तो पहला जो रोड प्लान था, वो क्वेश्चन आता कि इंडिया का पहला रोड प्लान कौन सा था, तो वो था नागपुर रोड प्लान। ठीक है, नागपुर रोड प्लान, ये इंडिया का पहला रोड प्लान था और इसे 1943 में शुरू किया गया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इंडिया में ये बेसिक चीज़ आपको बताना चाहिए कि किस किस टाइप की रोड होती है। तो हमारे पास नेशनल हाईवेज आ जाते हैं, स्टेट हाईवेज आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स आ जाती हैं, और विलेज रोड्स आ जाती हैं, जिसे रूरल रूरल रोड्स भी कहा जाता है, रूरल रोड्स। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो इसी की है, रूरल रोड्स की। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि जो नेशनल हाईवेज होते हैं उनको मेंटेन करने का काम किसका होता है, तो वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ बात कर लेते हैं हम NHAI की। ठीक है, NHAI, ठीक है, तो याद रखना, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। ठीक है, और ऑपरेशनल ये हुआ था 1995 में। क्वेश्चन आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो याद रखना इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, अब
अगर मैंने पहला आपने सेशन देखा होगा, मैंने उसी में भी ये बताया था कि जो एनएचएआई है इसको बनाया 1988 में था, लेकिन ऑपरेशनल ये 1995 में होता। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर इसमें बनिए, तो अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। वो क्लास थी, उससे ज़्यादा एडवांस क्लास ये वाली है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देख लो, फर्स्ट एमसीक्यू हो गया, उसमें आप मैंने आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें बता दी, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीआरओ की, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे इसका। मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ये आपकी प्रॉपर एक क्लास है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की, इसके बाहर से जेकेएसएस भी नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर मैं बीआरओ की बात करूँ तो फुल फॉर्म सबको ही पता होगी, बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसको एस्टेब्लिश किया गया 1960 में, और फाउंडर कौन था तो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फाउंडर। और याद रखना इसका मोटो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बीआरओ का, तो इसका करंट अफेयर में भी पूछ सकता है, बस याद रख लो, सर्वम साध्यम शर्मेना सर्वम साध्यम, ठीक है, यहाँ पे शर्मेना आ जाएगा। सो इट इज़ द ऑफिशियल मोटो ऑफ बीआरओ, बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना, क्वेश्चन आता है कि ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। ये आया हुआ है शायद एसएससी में, तो लोगों ने इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लगा दिया था, लेकिन ये जो बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है, ठीक है। और ये सपोर्ट करती है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। और इसका पर्पज़ क्या है, तो बॉर्डर एरियाज़ में स्ट्रेटेजिक जो रोड्स होती हैं उनका कंस्ट्रक्शन करना, चाहे वो एलएसी हो, एलओसी हो, या जितने भी माउंटेनियस रोड्स हो, तो बीआरओ वहीं पे काम करती है अपना, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें हमने जानी। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। भारतमाला प्रोजेक्ट वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। जिसको नहीं आता है जीरो से पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, कुछ समझ नहीं आती, बेसिक से एडवांस तक चीजें जाएंगी इसमें। मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि एंटी का लेवल होगा, ठीक है। तो इसका नाम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसलिए क्योंकि ये जो रोड नेटवर्क की जो शेप बनाता है, ये ऐसे क्वाड्रिलेटरल टाइप की बनाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन सी जो मेजर सिटीज होती हैं, तो याद रखना, नॉर्थ में हमारे पास आ जाएगा दिल्ली, ठीक है, नॉर्थ में दिल्ली हो जाता है। साउथ की अगर मैं बात करूं तो चेन्नई आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो मुंबई आ जाएगा, और अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो कोलकाता आ जाएगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है, इसलिए इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसकी टोटल लेंथ की बात करूं, टोटल लेंथ पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए 5,846 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और ये लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है इंडिया का, और फिफ्थ लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड का। लार्जेस्ट है हाईवे प्रोजेक्ट है इंडिया का, और फिफ्थ लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड का। ये नोटबुक पे लिख लेना, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इसका प्रपोज और लॉन्च ये कब हुआ था, तो याद रखना, ये प्लान किया गया था 1999 में, और ऑफिशियली इसे 2001 में लॉन्च किया गया था बाय अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये आपको पता होना चाहिए। तो जो ऑफिशियल प्रोजेक्ट, जो क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट कब हो गया ये ऑफिशियली, तो याद रखना 2012 में इसकी कंप्लीशन हो गई थी। तो इसका प्लान का डिस्कस हुआ 1999 में, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो लॉन्च कब हो गया 1999 में, और कंप्लीशन पूरा टोटली कंप्लीट कब हो गया तो 2012 में। 2001 में किसने लॉन्च किया, तो याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ऑफिशियली कंप्लीट हो गया था 2012 में, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सी नोडल एजेंसी की अंडर आता, तो याद रखना ये आता है एनएचएआई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर आता है, ठीक है। और मैंने आपको रूट भी बता दिया कौन कौन सा। हाँ, जैसे इनमें से रूट पूछता है कि इनमें से लॉन्गेस्ट रूट कौन सा है, तो याद रखना सबसे जो लॉन्गेस्ट है वो चेन्नई से कोलकाता वाला रूट है, जिसकी जो लेंथ है वो है 1684 किलोमीटर, ठीक है। और जो सबसे छोटा है वो भी याद रखना, वो है मुंबई से चेन्नई वाला। मुंबई से चेन्नई वाले की जो रूट है वो है 1290 किलोमीटर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एंटी लेवल तक का हमने इसमें सारा पढ़ना है, ठीक है। उसके नीचे आपके सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बता दी, हाईएस्ट इसमें से कौन सा है और लोएस्ट इसमें से कौन सा है। तो अब देखते हैं, चलते हैं, आप खुद टैकल करोगे। इट कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल लेंथ है 5,846, मैंने बताया, बिल्कुल सही हो जाएगा। इट वॉज इनिशिएटेड इन 1995, क्या ये सही हो जाएगा। इट वॉज इनिशिएटेड इन 1999, ये गलत हो जाएगा। तो जो सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ठीक है। ये चीज़ आपको बताना चाहिए। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं भरतमाला प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो भरतमाला प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम जान लेते हैं। बात कर लेते हैं भरतमाला प्रोजेक्ट की।
स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है, याद रखना। अब भरतमाला प्रोजेक्ट का जो मेन एम है, पूरा बताऊंगा, हिस्ट्री क्या है, कब आया था, वो डेट्स पहले समझ लेते हैं होता क्या। देखो वो है क्या। तो भरतमाला प्रोजेक्ट का जो एम है, इसका एम है नेशनल हाईवेज और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाना। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स क्या होती हैं? इकोनॉमिक कॉरिडोर्स ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा होता है, हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं और जहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है। तो उन जगहों को जोड़ना, ठीक है, जहाँ पे ट्रेड ज़्यादा होता है, ठीक है, जहाँ पे हैवी मार्केट्स हैं और जहाँ पे मैं बात करूँ मार्केट काफ़ी ज़्यादा है, तो उन जगहों को जोड़ने के लिए उसी चीज़ को हम बोलते हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। तो भरतमाला प्रोजेक्ट का ये एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल हाईवेज बनाना, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाना, जिससे और ज़्यादा ट्रेड हो सके, ठीक है। तो ये जो एम है भरतमाला प्रोजेक्ट की है। अब इसको जो लॉन्च किया गया था वो याद रखना, वो किया गया था 2017 में बाय CCEA। अब इसकी फुल फॉर्म सब लिखेंगे। CCEA की फुल फॉर्म है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने सिग्नल दिया था, तब जाके ये भरतमाला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। इसकी मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसे शॉर्ट में मॉर्थ भी कहते हैं, ठीक है। मॉर्थ क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। मैंने आपको बता दें इसका एम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बढ़ाना, ठीक है, जिससे लॉजिस्टिक्स, फ्राइट मूवमेंट, गुड्स की स्पीड, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की जो स्पीड है वो इजी हो जाए, फ्राइट मूवमेंट को बढ़ाने की, और खर्चा कम आए, ठीक है। कम से कम डिस्टेंस में जो फ्रीट मूवमेंट है वो हो जाए। फ्रीट मूवमेंट मतलब क्या, कि एक जगह से दूसरी जगह तक जो सामान है, गुड्स है, वो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, ताकि जिससे मार्केट भी ग्रो करे, इकोनॉमिकल भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल जो चीज़ रहे, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो भरतमाला प्रोजेक्ट लाया गया है, ठीक है। इसका जो टारगेट है वो है नेशनल कॉरिडोर को 6 से बढ़ाकर 50 करना। कितना करना? 6 से बढ़ाकर 50 करना, ये इसका एम है, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है, देखना, ये 2 फेस में है, अभी अभी भी ये बन रहा है, तो याद रखना इसका जो फेस 1 है इसमें क्या टारगेट था कि जो नेशनल हाईवेज हैं उसकी टोटल डिस्टेंस बढ़ानी है, वो करनी है 34,000 किलोमीटर तक हमें नेशनल हाईवेज बनाने हैं। मतलब 34,000 किलोमीटर की हमारे पूरा नेशनल हाईवेज का ही एरिया कवर होना चाहिए। इसका फेस 1 का टारगेट था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आई होप मैंने आपको पूरा भरतमाला प्रोजेक्ट बता दिया। अब इसमें से स्टेटमेंट बेस्ड MCQ है, तो आप उसको टैकल आराम से कर लोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड MCQ की तरफ। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। अब मैं कुछ चीज़ें लिखाऊंगा, लॉन्गेस्ट क्या है, शॉर्टेस्ट क्या है, ठीक है, वो सब आपको लिखना है। लॉन्गेस्ट के बारे में तो सबको पता होगा, ये आपको पता सही है, लेकिन शॉर्टेस्ट के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँ तो ये दोनों ही अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ये दोनों ही जो हैं वो शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे हैं। बुक्स में अलग अलग होगा क्योंकि बुक्स अभी अपडेट नहीं हुई हैं, तो आप अभी चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं पूरा चेक करके बता रहा हूँ। 118 और 548 जो है वो अभी एज ऑफ लेटेस्ट डेटा शॉर्टेस्ट हैं। और मैं बात करूँ अगर 118 की, ये एक ही स्टेट के अंदर है। पहले मैं अगर बात करूँ 118 की, तो ये झारखंड के अंदर है, जो झारखंड के अंदर 2 सिटीज़ को जोड़ता है। एक है आसनबनी को, आसनबनी पूरा लिख लेना, और जमशेदपुर को जोड़ता है, ठीक है, 118 NH। और अगर मैं बात करूँ 548 की, तो ये महाराष्ट्र के अंदर है और ये शॉर्टेस्ट है। दोनों ही लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी, ये आपने नोटबुक पे लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है हमारा NH44, पूरा इसके बारे में जान लेते हैं। अगर मैं लॉन्गेस्ट की बात करूं तो सबसे पहले इसका पुराना नाम आपको पता होना चाहिए। इसका जो पुराना नाम है वो है नेशनल हाईवे 7। अब इसको हम NH44 के नाम से जानते हैं, और ये 11 इंडियन स्टेट्स से गुजरता है, 11, ठीक है। क्वेश्चन आ गया है इसकी मेंटेनेंस की, तो इसको मेंटेन करने का जो काम करती है वो करती है CPWD। CPWD की फुल फॉर्म हमारे पास आ जाएगी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो है इसको मेंटेन करती है। ये चीज़ों को पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि ये हिस्सा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ऑफ NHDP, ठीक है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है फुल फॉर्म NHDP की। और याद रखना इसकी जो लेंथ है वो है 3,745 किलोमीटर, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट रनिंग नेशनल हाईवे है 44, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को
जो कि नॉर्थ में है, और कन्याकुमारी तमिलनाडु साउथ में कनेक्ट करता है। ये चीज़ें आपको बता दी मैंने, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे। एक एक चीज़ बता दूंगा जो आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है, जहां से कहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेगा जेके एसएसबी, ठीक है। अगर मैं सी की बात करूं तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब इसके बारे में भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। हाईएस्ट रोड डेंसिटी का क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ कि सिंपल मतलब है कि किसी स्टेट में एक फिक्स्ड एरिया में, मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितनी लंबी रोड्स बनी हुई हैं, तो उसके अंदर जो लीड करता है वो केरला लीड करता है, ये पता होना चाहिए। अब हाईएस्ट का तो पता हो गया, ठीक है। लोएस्ट सबसे वो भी पता होना चाहिए। लोएस्ट रोड डेंसिटी किसकी है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और लोएस्ट के अंदर हमारा J&K आ जाएगा, ठीक है। लोएस्ट जम्मू कश्मीर की है रोड डेंसिटी, ये याद रखना, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से, मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो जम्मू एंड कश्मीर लोएस्ट है, ठीक है। फिर भी किसी को दिक्कत हो सर्च करके मेरे को बता देना, अगर ठीक हुआ तो अपडेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से जो लोएस्ट है वो है J&K की, और हाईएस्ट रोड डेंसिटी है वो है किसकी? केरला की। अब चलते हैं चौथे ऑप्शन पे, जो है स्टेट विथ मैक्सिमम रोड लेंथ। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मैक्सिमम रोड लेंथ है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और आपका एक, सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा, कुछ होमवर्क आपका भी है, आपने ये पता करना है कि किसी की मिनिमम रोड लेंथ किसकी है, कौन सी स्टेट या यूटी, ये आपको भी पता होना चाहिए, ताकि आप भी इन्वॉल्व हो जाओ चीज़ों में, आप भी रिसर्च करो, ठीक है। चलते हैं फिर फोर्थ क्वेश्चन पे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आजकल जेके एसएसबी के फेवरेट हैं। अगर आपने वेबसाइट ऑपरेटर का पेपर देखा हो, वेबसाइट ऑपरेटर नहीं, ट्रेंड बन चुका है जेके एसएसबी में। आपको फिक्स्ड पैटर्न बता दूं, कंसेप्चुअल वन लाइनर्स पूछता है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग पूछता है, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज पूछता है, और 4 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से बोलेगा कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे ही एमसीक्यूज आपको मिलते हैं, ठीक है, इस एमसीक्यू सेशन में इसी टाइप के एमसीक्यूज मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो अगर आप भी क्रैक जेके एसएसबी की टेस्ट सीरीज के हिस्सा हैं, अगर आपने पेड लिया है, तो आपको पता होगा कि आपको डेली टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट मिलते हैं, और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते हैं, जो आपका हर सैटरडे को होता है, ठीक है। अभी जूनियर असिस्टेंट पे फोकस है, तो जूनियर असिस्टेंट तक का हर शनिवार को आपका फुल मॉक टेस्ट होगा, और डेली आपको सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, जिससे हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ कि संडे को आपका ऑफ रहेगा, मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके हर दिन टेस्ट होंगे, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, फिर उसको भी टैकल करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले इंपॉर्टेंट एनएच के बारे में हम जान लेते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये चीज़ याद रखना, जो नॉर्थ से साउथ तक के जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी जो नंबरिंग होती है वो होती है इवन में, ठीक है। और ईस्ट से अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो इनकी होती है ऑड नंबर्स में, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू बन सकता है। और दूसरा, अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज की, तो NH44 के बारे में मैं बता चुका हूं। अब बात करते हैं NH27 के बारे में, ठीक है। NH27 के बारे में, इसको द ईस्ट वेस्ट किंग भी कहा जाता है। और याद रखना, इसका जो रूट है वो है पोरबंदर से लेकर, पोरबंदर जो गुजरात में आपको पता है, सिलचर असम तक, ठीक है। ये है NH27 के बारे में। अब मैं बात करता हूँ, इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम मेट्रो कनेक्टर भी बोलते हैं, वो है NH48। NH48 ये सारे इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। NH48 जो है, इसका जो रूट है, इसको मेट्रो जो रूट है उसको कनेक्ट करता है दिल्ली से चेन्नई। तो दिल्ली से चेन्नई NH48, और ये कवर करता है जितनी भी मेजर मेट्रो सिटीज़ हैं, ठीक है। इसके अंदर रूट में आ जाता है जयपुर आ जाता है, ठीक है। अहमदाबाद आ जाएगा गुजरात, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र, पुणे, और कर्नाटका में बेंगलुरु आ जाएगा। तो दिल्ली और चेन्नई जो है उसका रूट है NH48 का, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। NH1 जो हमारा J&K में से शुरू होता है, NH1 याद रखना, इसका है उरी से ले तक, उरी से ले, और ये बीच में कवर करेगा बारामूला, श्रीनगर, जोजिला, कारगिल, सब इसके अंदर आ जाएगा। अगर NH3 की बात करूँ, अमृतसर से शुरू होगा, ठीक है। अमृतसर से ये जाएगा मनाली, ठीक है, अमृतसर से मनाली। और याद रखना, यहीं पे जो हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पासिस को क्रॉस करते हुए रोहतांग और जो
थांगला पास है वो इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, कुछ इंपॉर्टेंट आपको एनएचएस बता दिए, ज़्यादातर यहीं से एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब करते हैं टैकल एमसीक्यू को। NH44 आपको पता है, मैंने बताया। ठीक है, NH44 किसको कनेक्ट करेगा? श्रीनगर को कन्याकुमारी के साथ। ठीक है, NH548 जो मैंने आपको बताया था, महाराष्ट्र में दो जगहों को कनेक्ट करेगा, कलम्बोली और पलास पे। ठीक है, 5 किलोमीटर की अप्रॉक्स लेंथ होगी। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये आपको पता है कि जो अपना हमारा जो श्रीनगर है उसको कन्याकुमारी के साथ जोड़ता है पूरा कॉरिडोर, उसी के अंदर जो है हमारा NH44 आ जाता है। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अंदर हमारा आ जाएगा जो सिलचर वाला रूट है, जो NH27 मैंने आपको बताया था। ठीक है, याद रखना इसकी जो थोड़ी सी लेंथ भी याद रखना, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 4000 किलोमीटर है। ठीक है, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की अगर मैं बात करूं तो इसकी है अप्रॉक्स 3300 किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट मैंने सब कुछ आपको बता दिया, NH44, 548 और कुछ इंपॉर्टेंट, तो आप ये मैच कर लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। फिफ्थ, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग NHAI। अब इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इस्टेब्लिश। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है, हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन ए प्लेन एरिया, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट था वो था बी। ठीक है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ना कि मुंबई में। सिक्स्थ पे चलते हैं। द भरतमाला परियोजना फेज 1 फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज, इसके बारे में अभी बताया था मैंने, तो पूरा बताया था मैंने ये आपको, और फेज़ 1 का टारगेट भी बताया था। तो ये था 34,800 किलोमीटर। और याद रखना ऐसे ही MCQs बनेंगे। ठीक है, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट से अगर MCQ आया तो इनमें से आ जाएगा। सेवन्थ की बात चलते हैं। विच सिटी सर्व्स एज द जंक्शन फॉर द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? जंक्शन, हाँ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो अपना नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है और ईस्ट वेस्ट है, ये अपने आप को काटते कहाँ पे, इंटरसेक्ट कहाँ पे? तो ये करते हैं झांसी में। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झांसी कहाँ पे, याद रखना मध्य प्रदेश में। सॉरी, मध्य नहीं, यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इंटरसेक्ट करता है झांसी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। नेक्स्ट है द बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, पूरी की पूरी इसकी जानकारी आपको दे चुका हूँ। BRO की कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट विच पास? तो कौन से पास पे बनाया है? तो याद रखना उमलिंगला पास। ठीक है, अब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स जान लेते हैं इन पासेस के। ठीक है, सबसे पहले उमलिंगला की ही बात कर लेते हैं। तो इसको बनाया सबसे पहले है किसने? BRO ने। उसकी जो लोकेशन है वो याद रखना ईस्टर्न लद्दाख है। और ये दो गाँव को जोड़ता है, दो विलेजेस को जोड़ता है। उन गाँव का नाम है चिसुमले डैम चौक के साथ, डैम चौक के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, और प्रोजेक्ट हिमांक के अंडर इस पास को BRO ने बनाया गया है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जोजिला पास। ये तो सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। और ये है कहाँ पे है? तो ग्रेट हिमालयन रेंज में आपका इसकी लोकेशन है। और ये जोड़ता है श्रीनगर को किसके साथ? लेह के साथ। और ये एक वाइटल लिंक है किसका? NH1 का ये लिंक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं खारदुंगला पास की। खारदुंगला पास की बात कर लेते हैं। खारदुंगला में हमारे पास लोकेशन इसकी याद रखना, ये नदन लद्दाख में है, नदन लेह में, नॉर्थ के लद्दाख के नॉर्थ में पड़ता है। और ये गेटवेज, एक टाइप का गेटवे एक्ट करता है किसके बीच में? दो वैलीज़ के बीच में, जो है श्योक और नुब्रा वैली के बीच में। श्योक और नुब्रा वैली को कनेक्ट करने का काम खारदुंगला पास करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
अब हम बात कर लेते हैं छांगला पास की। और उमलिंगला के पहले जो छांगला है उसी को हाईएस्ट माना जाता था, लेकिन जब से उमलिंगला बन गया छांगला आ गया सेकंड पे। छांगला की अगर मैं बात करूं तो ये कनेक्ट करता है लेह को पैंगोंग लेक के साथ। पैंगोंग लेक के साथ कनेक्ट करता है छांगला पास, ठीक है। और यहीं पे है क्वेश्चन आता है कि कौन से पास पे लद्दाख में डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक और वो है अपना रिसर्च स्टेशन है, तो याद रखना वो छांगला पास ही है, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पासेस के मैंने बता दिया, लेकिन इससे और ज़्यादा पासेस के बारे में आपको पता होना चाहिए जितने भी हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे वो उत्तराखंड का लिपो लेक हो, बॉमडिला पास हो, सिक्किम का पास हो, ठीक है, जम्मू कश्मीर के पासेस हो, तो वो आपको पता होना चाहिए। और PDF मैं डाल दूंगा इंपॉर्टेंट पासेस की टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने जिसने भी ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल, तो वो कमेंट्स में पिन रहता है टेलीग्राम चैनल, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पे मैं ज़्यादातर शायद नहीं सुना हो टेलीग्राम पे अनाउंसमेंट, तो मैंने फिर यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बच्चे यहाँ पे देखते हैं। तो मैं बता दूँ कि जो टेस्ट सीरीज़ है वो सिर्फ उन्हीं को मिल रही है जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट का जो मॉक टेस्ट है वो परचेज़ किया है, मॉक सीरीज़ कंप्लीट परचेज़ की है। तो उनको व्हाट्सएप पेड ग्रुप में डाला जहाँ पे डेली टेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हर सैटरडे आपका जो जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट होगा, और डेली आपके सेक्शनल और टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो चलते रहेंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फाइनल क्लियर कर दिया। आई होप अब दोबारा से टेलीग्राम पे बताने की मेरे को ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो आपकी क्वेरी मैंने क्लियर कर दी है कि किस किस को मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th है विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट रोड डेंसिटी इन इंडिया। इसको ऊपर ही कवर करवा दिया था, तो याद रखना JNK, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन क्वेश्चन में आपको यहाँ पे स्टेट नहीं, स्टेट UT ऐसे करके आएगा, ठीक है। अब एक मिस्टेक होगी, स्टेट/UT करके देगा, फिर आपने मारना जम्मू कश्मीर को, ठीक है। 10th पे चलते हैं। Who was responsible for the introduction of Public Works Department PWD in 1854? तो बताओ क्या आंसर होगा। जिसका मैंने बात बताया था कि आपको जो रोड प्रोजेक्ट है वो शुरुआत किसने किया था, तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी ने, और इसी डिपार्टमेंट के अंदर PWD, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, ये याद रखना। 1854 में डेट भी याद होना चाहिए। और इसी ने पहली बार, याद रखना, 1853 में मुंबई से थाने जो ट्रेन है वो लॉन्च करवाई थी। और पहली टेलीग्राफ या पोस्टल लाइन, उसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल है वो लॉर्ड डलहौजी है, ठीक है। जिसको स्पीड कम लगती है, जिसको आता है, वो 2x पे कर लिया करो यार, ठीक है। मैं आराम से इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ एडवांस वर्जन के स्टूडेंट नहीं आए होते, बिगिनर भी होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। जिसको ऑलरेडी आता है तो 2x पे देखो ना यार, टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करो। 11th पे चलते हैं। अब हमारा ये 10 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए किसके, रोडवेज़ के, जिसमें सारा आपको मैंने बता दिया रोडवेज़ का जो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, वो सारा बता दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं 11th इंडियन रेलवेज़ पे चलते हैं, जहाँ से MCQs बन सकते हैं, ठीक है। अब इतनी फैक्चुअल चीज़ें आएंगी ना, बस अपना पेन और नोटबुक उठा लो और इंडियन रेलवेज़ की हिस्ट्री से लेकर अब तक सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो सबसे पहले इस MCQ को भूल जाओ, अब पहले एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पे पहले बात कर लेते हैं। पहली पैसेंजर ट्रेन की अगर मैं बात करूँ, पहली पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, वो चलाई गई थी 16 अप्रैल, डेट याद रखना, 16 अप्रैल 1853, बॉम्बे से, मैंने आपको बताया बॉम्बे से थाने के बीच में, ठीक है। और इस ट्रेन को जिस इंजन ने खींचा था, तो टोटल 3 लोकोमोटिव, जिसे हम इंजन भी कहते हैं, वो 3 इंजन थे जिनका नाम था साहिब, सुल्तान और सिंध,
ठीक है, इन 3 इंजन्स ने खींचा था इस पैसेंजर ट्रेन को। और फादर ऑफ इंडियन रेलवेज किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। ये तब का गवर्नर जनरल था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, ठीक है। और पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन अगर मैं बात करूं, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, इसको एक सेकंड यार, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन याद रखना वो चली थी बॉम्बे से लेकर कुर्ला के बीच में, ठीक है, बॉम्बे से लेकर कुर्ला। और डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1925, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि पहला मेट्रो रेलवे कौन सा था, फर्स्ट मेट्रो रेलवे, ठीक है, फर्स्ट मेट्रो रेलवे, पहला मेट्रो रेलवे चलता है कोलकाता मेट्रो, ठीक है, दिल्ली मेट्रो नहीं, कोलकाता मेट्रो, और 1984 के बीच में, 1984, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि आप अपनी रिजर्वेशन कराते हो तो पहला कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन की जो फैसिलिटी है वो कब शुरू हुई थी और कहाँ शुरू हुई थी? तो पहली, इसको एक सेकंड बस यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहली जो कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन है, कंप्यूटराइज्ड, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड रिजर्वेशन आपकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी न्यू दिल्ली में, और डेट है 1986 के बीच में, ठीक है। पहले इतनी चीज़ें आई होप आपने लिख ली होंगी, अब मैं इसको मिटाता हूँ और एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ना, यहाँ से भी जो JKSSB है स्टैटिक पार्ट से आपका सवाल पूछ लेता है, ठीक है। बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। इंडियन रेलवे बोर्ड कब बनता है ये भी पता होना चाहिए। इंडियन रेलवे बोर्ड, इसलिए मैं बोलता हूँ कि MCQ सेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है थ्योरी रटवाने से, क्योंकि आपको पता भी चल जाएगा कि MCQ कैसे बनेगा, और उसी में इतनी सारी चीज़ें निकल जाती हैं, पूरा टॉपिक कवर हो जाता है, ठीक है। इंडियन रेलवे बोर्ड की अगर मैं बताऊँ कि कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो याद रखना 1901 में। और किसने किया था? तो याद रखना थॉमस रॉबर्टसन ने, थॉमस रॉबर्टसन, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन रेलवे नेशनलाइज कब हुई थी, ठीक है, तो 1951 में जो इंडियन रेलवे से नेशनलाइजेशन उसका हो गया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और पहला रेलवे मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर। और ऐसे जो फर्स्ट फूस्ट वाले क्वेश्चन है ये JKP कांस्टेबल में आ सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला है कि इस पूरे टॉपिक, पूरे लेक्चर में हर एक एग्ज़ाम की, JKSSB के हर एक एग्ज़ाम को टारगेट किया जा रहा है, लेवल रखा है एंटी लेवल का, ठीक है। तो पहला जो रेलवे मिनिस्टर था वो था जॉन मथाई, ठीक है। अब कुछ लॉन्गेस्ट और ट्रेन और लॉन्गेस्ट रूट की भी बात कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लॉन्गेस्ट ट्रेन की, तो लॉन्गेस्ट ट्रेन आपके पास आ जाएगी विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस लॉन्गेस्ट ट्रेन आ जाएगी, जिसका जो रूट है वो है डिब्रूगढ़ असम से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु, डिब्रूगढ़ असम में, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो वो ये है श्री सिद्धा रूड़ा रेलवे स्टेशन, ये लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये याद रखना। और हाईएस्ट रेलवे ब्रिज आपको पता है कि चिनाब है, चिनाब रेलवे ब्रिज जो है वो हाईएस्ट है, और वो एक कौन सा ब्रिज है, तो रेलवे आर्क ब्रिज है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है, हाईएस्ट तो हो गया लेकिन लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो है बोगी बील ब्रिज, और ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है ये। बोगी बील ब्रिज जो है वो अपना लॉन्गेस्ट है और बोगी बील के ऊपर है। और फास्टेस्ट ट्रेन आपको पता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस है, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस सेमी हाई स्पीड और इंजनलेस ट्रेन है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर, चलो एक ही बार में बता देता हूँ सारा यार, कि टोटल रेलवे जोन्स कितने हैं, टोटल रेलवे जोन्स, तो 19 रेलवे जोन्स हैं, ठीक है। और जो न्यूएस्ट है याद रखना वो है साउथ कोस्ट रेलवे, SCOR, साउथ कोस्ट रेलवे जो है वो, इसका वो है जो नया वापस बना है, ठीक है, ये याद रखना।
और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रख लो यार, मेरी एंड से मैं यही कोशिश है कि आपको सारी चीज़ें बता दूं यार, कि एक भी सिंगल चीज़ नहीं छूटे जो एग्ज़ाम में आए और आप उसका आंसर नहीं दे पाओ। इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं रेलवे की, वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले याद रखना, आप दार्जिलिंग हिमालयाज, मैच मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, या आगे हिमालयन रेलवेज लिख लेना खुद। दूसरा बात करूँ तो नीलगिरी, नीलगिरी। तीसरा आ जाएगा कालका शिमला, ठीक है। ये यूनेस्को में इनको स्टेटस मिला हुआ है, याद रखना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये, और ये टोटल 4 हैं। और चौथा है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसे हम CSMT भी कहते हैं मुंबई में, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में। तो इन 3 साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है उसको कैटेगरी में रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा मैंने रेलवे का आपको बता दिया, और 19 जो जोन्स है वो भी आगे बात करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन रेलवेज। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क रेलवे इन द वर्ल्ड। देखते हैं पहले इसको अभी। द फर्स्ट ट्रेन रन बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1853, बिल्कुल सही हो गया। द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इज कवर्ड बाय विवेक एक्सप्रेस, ये भी बिल्कुल सही हो गया। और इसके बारे में मैं बताना भूल गया था कि इसका जो रैंक है इंडिया का वो 4th नंबर पे आता है, ठीक है, 4th नंबर में आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले पे आ जाएगा USA, फिर चाइना, रूस, रशिया, और फिर आ जाता हमारा प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है, 4th नंबर पे। ये बता दिया। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, सेकंड एंड थर्ड आ जाएगा ऐसे। और ऐसे ही MCQs बनेंगे JKSSB में, जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, और इसको करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेनी चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको एक पिक्चर से शो करता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। अब ये साथ साथ आप नोटबुक पे लिखेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि रेलवे की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और उनकी लोकेशन जो है वो एग्जाम में पूछ सकता है। JKSSB चाहे तो इसको मैच द फॉलोइंग टाइप बना के पूछ सकता है, या स्टेटमेंट बेस्ड या कंसेप्चुअल वन लाइनर भी पूछ सकता है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कपूरथला पंजाब में जो है ये आपकी रेल कोच फैक्ट्री है, ठीक है। ये कहाँ पे है? कपूरथला पंजाब के अंदर जो आता है। और पंजाब में ही एक जगह है पटियाला, वहाँ पे है पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, जहाँ पे आपके इंजन के जो कंपोनेंट्स है, लोकोमोटिव आपका इंजन होता है, उसके पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं थोड़ा सा चेन्नई की तरफ चलूँ तो आपको ये याद रखना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये कहाँ पे? पेरम्बूर चाइना में, सॉरी चेन्नई में, ठीक है, पेरम्बूर चेन्नई में है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना आपने, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पूछता है। चितरंजन जो जगह है ये है वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर है चितरंजन लोकोमोटिव्स। और रेल व्हील प्लांट आपको ये याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेल व्हील प्लांट है जहाँ पे चक्के बनते हैं ट्रेन के, ठीक है, वो बनते हैं आपके बेला बिहार में। व्हील्स यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हील्स, ठीक है। और बनारस डीजल लोकोमोटिव वर्क्स अगर पूछ लेते तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका बनता है वाराणसी, आपका जो यूपी में पड़ता है। और मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? मॉडर्न कोच फैक्ट्री आपकी रायबरेली, जो आपका पड़ जाता है यूपी के अंदर, ठीक है। एक और है रेल व्हील फैक्ट्री, ये भी आपको याद रखना। जैसे ये रेल व्हील प्लांट था ना, तो एक होता है रेल व्हील फैक्ट्री, ये है आपका यलहंका बेंगलुरु में। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें आपको जो है ये याद रखनी है, क्योंकि इसके बाहर से नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट इंडियन रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जहाँ जहाँ पे ट्रेन के अलग अलग कंपोनेंट्स बनते हैं। चाहे लोकोमोटिव की अगर मैं बात करूँ, कोचेस जो होते हैं, डिब्बे कौन कौन सी जगह पे बनते हैं, जो ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी हुआ है, तो ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे आराम से देख सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने MCQ की तरफ। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मैंने आपको बताया था कहाँ पे? पेरम्बूर चेन्नई के अंदर। बार बार मेरे मुंह से चाइना निकल जा रहा है, ठीक है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे? मैंने आपको बताया था कपूरथला पंजाब के अंदर, तो बी का सेकंड हो जाएगा। व्हील एंड एक्सल प्लांट बेंगलुरु के अंदर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था व्हील एंड एक्सल प्लांट जो है वो आपकी बनती है बेंगलुरु के अंदर, याद रखना। और कहाँ पे? बेंगलुरु में यलंका,
ये पूछ सकता है, ये लंका के अंदर यहाँ पे जो है ट्रेन के व्हील्स और जो एक्सल्स होते हैं, व्हील सेट्स अगर मैं कहूँ, तो वो बनाए जाते हैं। और डीजल लोकोमोटिव, डीजल कहाँ पे आप, जो हमारा डीजल लोकोमोटिव मतलब डीजल वाला जो इंजन होता है, आपको पता है 2 टाइप के इंजन होता है, एक इलेक्ट्रिकल इंजन होता है और एक होता है डीजल, जो डीजल से चलता है। तो डीजल लोकोमोटिव आपका कहाँ पे है, तो याद रखना ये वाराणसी के अंदर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आई होप समझ आया होगा। वो जो मैंने आपको मैप समझाया था वो आराम से अपने नोटबुक पे लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज। सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ कि हमारे कौन कौन से ऐसे रेलवेज हैं जिनको यूनेस्को स्टेटस मिला हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पहले वो जान लेते हैं कि कौन कौन सा है जिसको यूनेस्को स्टेटस मिला हुआ है। आप साथ साथ में लिखेंगे यूनेस्को स्टेटस, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास रेलवेज आ जाती है वो आ जाती है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, ठीक है। दार्जिलिंग हिमालयाज रेलवे। और इसको किया गया था 1999 में, इसको जो है वो यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था। ये चीज़ याद रखना। और इसको याद रखना, इसको निकनेम जो है इसको टॉय ट्रेन भी कहते हैं। आपने देखा होगा रील्स वगैरह में, ठीक है। काफ़ी सुंदर है, एकदम पहाड़ी रास्तों से होते हुए ये जाती है। काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ आते हैं यहाँ से, ठीक है, इसमें बैठ के। और अगर मैं बात करूँ एक और चीज़, तो याद रखना सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए पटरियों का। देखो, अगर आप जम्मू तवी तवी रेलवे स्टेशन पे गए हो तो वहाँ पे जो पटरियाँ होती हैं ना वो होती हैं ब्रॉड गैज, ठीक है, चौड़ी होती हैं। लेकिन ये जो टॉय ट्रेन होती है ये चलती हैं, अगर मैं बात करूँ, ये इसकी जो पटरियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, याद रखना, ठीक है। 2 फुट गैज मतलब 2 फुट मतलब छोटी होती है एज कंपैरिजन टू ब्रॉड गैज, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो पहला जिसको यूनेस्को स्टेटस मिला था वो था हमारा दार्जिलिंग हिमालयस। दूसरी की अगर मैं बात करूँ तो दूसरी आपको याद रखनी है, यह है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। नीलगिरी को भी मिला हुआ है, नीलगिरी। और ये जो मिला हुआ है याद रखना, ये मिला हुआ है 2005 में, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और तीसरी हमारे पास आ जाती है कालका शिमला, जो आपकी हिमाचल प्रदेश में है। कालका शिमला, ये भी जो 2 फुट गॉज पे चलती है, छोटी पटरियाँ होती हैं, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ, कालका शिमला, ठीक है। कालका शिमला जो है उसको भी जो है यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज़ आपको रखना है, वो रेलवेज़ नहीं है, वो एक्चुअल में रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, CSMT कहते हैं उसको, CSMT। जिसका पहले जो ओल्डर नेम था वो था विक्टोरिया टर्मिनस, ठीक है। तो CSMT को भी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को भी 2004 में जो है यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी। अब हम चलते हैं अपने 13th क्वेश्चन पे। पूछा हुआ कि दार्जिलिंग हिमालयाज में से इसमें से फॉल्स कौन सा है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टॉय ट्रेन, बिल्कुल सही बताया। इट इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बिल्कुल सही है। ब्रॉड गेज पे नहीं, मैंने आपको बताया था 2 फुट गॉज पे चलती है जो इसकी ट्रेन होती है। और याद रखना, ये भी चीज़ याद रखना कि कनेक्ट करती है न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग को जो है ये कनेक्ट करती है, ठीक है। चीज़ें समझ आई होंगी आपको। अब हम चलते हैं 14 पे। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया इज़ लोकेटेड एट। तो जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अभी, जो है लॉन्गेस्ट है वो याद रखना हुबली कर्नाटका में है। और इसका नाम क्या है याद रखना, सिद्धारूढ़ा सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबाली स्टेशन, ठीक है। हुबाली स्टेशन, ये याद रखना है आपको। ये लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है इंडिया का अभी। और इसका जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी मेंशन है, ठीक है। और याद रखना इसके पहले जो था ना वो था गोरखपुर, ठीक है। ये पहला था इंडिया का, ये मतलब पहला क्या, दुनिया का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म था। अब ये सेकंड नंबर पे आ चुका है क्योंकि फर्स्ट पे आ गया हमारा सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 15 पे चलते हैं। मैच द, अब ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया है तो ये आप कर लोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें अब मैं बहुत, इसको मैंने अच्छे से बता दिया है आपको, ठीक है।
कि आपको पूरे जो जितने भी रेलवे जोन्स हैं उनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा कि जिसमें क्लियरली मेंशन होगा कौन सा रेलवे जोन कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन की बात करूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ये उस हिसाब से एमसीक्यू सेट है। अगर आप मैच द फॉलोइंग देखोगे तो सबका आंसर ए है। ये इसलिए सेट किया गया है ताकि आप रिवीजन करो तो आपको याद रहे कि जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है ये जयपुर में है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे आपका जबलपुर में है, साउथ वेस्ट रेलवे आपका हुबली में है, और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे आपका कहाँ पे है, इलाहाबाद में है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16th क्वेश्चन, द बोगीबिल ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ओवर विच रिवर। अब ये इंपॉर्टेंट ब्रिज है बोगीबिल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये याद रखना इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है। क्या है? इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड। रेल कम रोड का क्या मतलब हुआ? इसके नीचे ट्रेन्स चलती हैं और ऊपर इसके रोड है। ठीक है, इस ब्रिज के नीचे क्या है, आपकी ट्रेन की पटरियां हैं और ऊपर रोड है, इसीलिए इसे इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो अप्रॉक्स लेंथ है वो 4.94 किलोमीटर की है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो 16th भी हो गया। चलते हैं 17th पे। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट रूट ऑफ रेलवे लाइन्स इन इंडिया। कौन सी स्टेट का है लॉन्गेस्ट, आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन है, आपको पता है ये भी दोनों ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ का जो रेलवे नेटवर्क की जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम है। लगभग जो है वो 9000 प्लस किलोमीटर की है। ठीक है, और ये जेकेएसएस भी ये भी थोड़ा चालाकी कर सकती है, सेकंड पूछ सकती है, तो सेकंड पे राजस्थान आएगा। ठीक है, सेकंड पे राजस्थान आएगा और थर्ड पे आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं 18 पे। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे कनेक्ट्स मॉस्को। अब ये भी पूरी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है और इस मैंने सोचा कि अगर करंट अफेयर से रिलेट करके ट्रांसपोर्ट से पूछ गया तो ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्लादिवोस्तोक, और याद रखना ये रशिया में है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ये दुनिया का सबसे लंबा कॉन्टिन्यूस रेलवे रूट है, मतलब 9289 किलोमीटर का। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा कॉन्टिन्यूस रेलवे रूट है और 9289 किलोमीटर जो है इसकी जो है लेंथ है। और ये चीज़ याद रखना, ये वेस्ट रशिया जो मॉस्को है और आपका जो ईस्ट रशिया है व्लादिवोस्तोक, उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, वो इज़ नोन एज द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। मेट्रो मैन किसे कहा जाता है इंडिया में? तो ये कहा जाता है ई श्रीधरन जी को। ठीक है, ये एक लेजेंडरी इंडियन इंजीनियर है जिन्होंने दिल्ली मेट्रो को सक्सेसफुल बनाने में काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया है। ठीक है, और याद रखना जो कोंकण रेलवे है ना, कोंकण रेलवे उसकी डिज़ाइन के पीछे भी इन्हीं का हाथ है, तो इसलिए इन्हें मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना चाहिए। 20, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इज़ लोकेटेड इन। तो याद रखना कोलकाता, और यहीं से है जो मेट्रो की शुरुआत होती है। सबसे पहला मेट्रो नेटवर्क भी यहीं पे होता है। और कब हुआ था? मैंने बताया 1984 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। अंडर वाटर मेट्रो। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाता है हमारा रेलवे, अब जो है वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वाटरवेज़ की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाटरवेज़ भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहले मैंने क्या कहा था कि जितने भी मैच द बोलेंगे सबका आंसर ए ही होगा ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो नेशनल वाटरवे अगर मैं बात करूं, गंगा रिवर पे है और कनेक्ट करता है इलाहाबाद और हल्दिया को। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरा है नेशनल वाटरवे 2, और ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे और ये कनेक्ट करता है सादिया और तुबरी को। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेशनल वाटरवे 3 की अगर मैं बात करूं तो ये वेस्ट कोस्ट कनाल भी इसको कहा जाता है और ये जोड़ता है कोल्लम को कोटापुरम के साथ। ठीक है, नेशनल वाटरवे 4 की अगर मैं बात करूं तो गोदावरी और कृष्णा दोनों पे है और ये जोड़ता है काकीनाडा और पुडुचेरी को, ये जो है वो कनेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको ये चारों की चारों जो इंपॉर्टेंट वाटरवेज है उसके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ में। ठीक है, अब अगर
अब अगर मैं कुछ नेशनल वाटरवे 1 की बात करूं तो याद रखना, ये सबसे जो है कुछ एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स बता देता हूं। सबसे लंबा और लॉन्गेस्ट, मतलब लंबा है मतलब लॉन्गेस्ट है, जिसकी लेंथ है 1620 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। और स्टेट्स कौन कौन सी कवर करेगा, तो ये करेगा यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया गंगा पे है और इलाहाबाद, हल्दिया कहाँ पे है, तो याद रखना वेस्ट बंगाल में है। तो स्टेट्स कवर करेगा यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। 4 स्टेट्स को ये कवर करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इंडिया का सबसे लंबा जो है नेशनल वाटरवे यही है। अगर दूसरे की मैं बात करूँ नेशनल वाटरवे 2 की, तो याद रखना ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर। और मैंने बोला है सादिया से डुबरी जो है उसको कन्वर्ट करता है, कनेक्ट करता है। और स्टेट्स जो कवर करता है वो रहती है असम। असम के अंदर ही ये बस फैला हुआ है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 3 की अगर मैं बात करूँ, इसको साफ कर लेता हूँ। ठीक है, इतनी ज़्यादा कंप्रिहेंसिव क्लास ना आप, मुझे नहीं लगता आपने पढ़ी होगी, मे बी पढ़ी भी हो सकती है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 3 की अगर मैं बात करूँ तो याद रखना इसको, जो मैंने पहले आपको ऑलरेडी बताया, वेस्ट कोस्ट कनाल भी कहा जाता है। और ये जो कवर करती है, स्टेट कवर करती है सिर्फ केरला। ठीक है, और यहाँ पे 24 घंटे जो है वो आपको बोट फैसिलिटी मिलती है। 24 घंटे इस रूट पे बोट की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 4 की अगर मैं बात करूँ तो कृष्णा और गोदावरी रिवर पे है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इसमें जो स्टेट्स कवर होती हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये इसमें कवर होती हैं, ये स्टेट्स कवर होती हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और नेशनल वाटरवे 5 भी आपको याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। नेशनल वाटरवे 5, अगर मैं नेशनल वाटरवे 5 की बात करूँ, ठीक है, तो 5 में जो है सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो ब्रह्मणी रिवर पे है। ठीक है, कौन सी रिवर पे है, ब्रह्मणी रिवर। और आपने पता लगाना है कि ब्रह्मणी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और याद रखना ये जो कनेक्ट करता है ना, ये करता है तालचर से, तालचर को डामरा के साथ कनेक्ट करता है, डामरा। ठीक है, और इसमें जो स्टेट्स कवर करता है, ये करता है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। 2 स्टेट्स को ये कनेक्ट करता है, ये चीज़ याद रखना। और इसी रूट से जो है वो कोयला, आयरन, कच्चा आयरन जो होता है और मिनरल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब नेशनल वाटरवे 6 की भी अगर कुछ बात कर लेते हैं। नेशनल वाटरवे 6 की अगर मैं बात करूँ ना, तो नेशनल वाटरवे जो है 6, ये है बारक रिवर के ऊपर। और बारक जो है वो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, और ये कनेक्ट करता है बांगा को लक्कीपुर के साथ, बांगा को लक्कीपुर के साथ कनेक्ट करता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा छोटा सा रूट है, 121 किलोमीटर का। और इसमें सिर्फ स्टेट जो इन्वॉल्व रहती है वो रहती है असम। असम के अंदर ही ये रूट है। और एक और चीज़ याद रखना कि एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो एग्ज़ाम में आ सकता है, कि जो क्वेश्चन आ सकता है कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, IWAI, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो मैं बार बार बता सकता हूँ, क्या पता 2 बार भी बता दूँ। ठीक है, तो याद रखना उसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी वो रखी गई थी 1986 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नोएडा में। और IWAI की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा यूपी में है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। और अभी एट प्रेजेंट कितने वाटरवेज हैं अगर पूछ ले, तो 111 वाटरवेज हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 22। अब 22 पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले जो 13 मेजर पोर्ट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है, जिसे हम पहले कोलकाता पोर्ट भी कहते थे, लेकिन अभी इसका जो नाम है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे में लिख देता हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और ये कहाँ पे, पहले लोकेशन और सारे पोर्ट्स भी जो जो इंपॉर्टेंट उनके फीचर्स है वो भी पढ़ेंगे। ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो दूसरा पोर्ट हमारे पास आ जाएगा पारादीप पोर्ट। पारादीप है आपका उड़ीसा में। ठीक है, तीसरे की अगर मैं बात करूँ तो तीसरा है विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट है आपका आंध्रा में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है चेन्नई, चेन्नई पोर्ट
ये आपका है तमिलनाडु में। फिर हमारे पास आ जाता है एक सेकेंड, चेन्नई हो गया, हाँ कमराजर पोर्ट, इन्नौर पोर्ट भी इसको कहते हैं, दूसरा नाम इसका कमराजर है। इन्नौर पोर्ट ये भी कहाँ पे है आपका, तमिलनाडु में। फिर एन्नौर के बाद आ जाता है हमारा चिदम्बरम, जिसे हम टूटीकोरन भी कहते हैं, टूटीकोरन लिख लेता हूँ, ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, और ये कुछ हो गए टूटीकोरन। फिर आ जाता है अगर हमारा न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है आपका ये है कर्नाटका में। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास मरमगाओ पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, क्वेश्चन आता है इसमें। मरमगाओ पोर्ट ये है आपका गोवा में। फिर हमारे पास आ जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और ये है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक और है मुंबई पोर्ट, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में। फिर आ जाता है आपके पास दीनदयाल कांडला पोर्ट भी जिसे हम कहते हैं, कांडला पोर्ट, इसका अभी जो नाम है वो दीनदयाल है, तो ये है गुजरात में। ठीक है, ये याद रखना, साथ साथ में लिखते रहना, गुजरात हो गया। फिर एक हो जाता है हमारे पास पोर्ट ब्लेयर, और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। ठीक है, तो ये टोटल मैंने आपको 13 मेजर पोर्ट्स बता दिए। ठीक है, आई होप आपने लिख लिए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उनके जो फीचर्स हैं वो बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जिसे हम पहले कोलकाता पोर्ट के बारे में कहते थे। ठीक है, ये याद रखना, ये एक रिवराइन पोर्ट है। रिवराइन पोर्ट क्या होता है, जो रिवर के किनारे हो, ना कि ओशन के किनारे। ठीक है, तो ये एक रिवराइन पोर्ट है। ठीक है, और कहाँ पे है याद रखना, ये है आपका कोलकाता में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और दूसरे की अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट, ये है दूसरा, हम बात करते हैं पारादीप पोर्ट की। पारादीप, और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि यहाँ से क्या ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है, तो याद रखना रॉ आयरन। रॉ आयरन जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, पारादीप हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट। क्वेश्चन आया है कि डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट कौन सा है, वो है विशाखापट्टनम। डीपेस्ट लैंड लॉक्ड, ये आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, डीपेस्ट लैंड लॉक्ड हो गया, ये आपका है विशाखापट्टनम पोर्ट। और याद रखना ये है सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडलिंग के रैंकिंग में ये सेकंड है, सेकंड इन कार्गो हैंडलिंग। कार्गो हैंडलिंग मतलब बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं उन्हीं को कार्गो कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर सामान यहाँ से वहाँ जाता है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडलिंग। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लार्जेस्ट कौन है कार्गो हैंडलिंग में, लार्जेस्ट फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है, तो याद रखना वो है मुंद्रा पोर्ट, जो है गुजरात में। गुजरात में, ठीक है, ये लार्जेस्ट है। और एक और चीज़ याद रखना, ये लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है इंडिया का, लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट। सॉरी, थोड़ा सा मैश हो गया यार यहाँ पे, लेकिन आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे। लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है। ठीक है, और इतना हो गया, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि पार्टीशन का रिजल्ट किस पोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग ऑफ पार्टीशन। जब पार्टीशन हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तब उसका ऑफस्प्रिंग किसे कहा जाता है, ऑफस्प्रिंग पोर्ट ऑफ पार्टीशन ये कहा जाता है, याद रखना दीनदयाल, जिसका पहला नाम है कांडला, दीनदयाल पोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, एक और है याद रखना, जिसे हम कहते हैं बिगेस्ट कंटेनर होल्डिंग पोर्ट। कंटेनर होल्डिंग लिख लेना, ये है आपका, जिसे हम कहते हैं नावा शेवा, जिसे नावा शेवा पोर्ट
और इसका जो दूसरा नाम है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, ये पोर्ट हो गया। हाँ, इंडिया का बिजिएस्ट पोर्ट पूछता कौन सा है, तो वो है मुंबई पोर्ट। ठीक है, इंडिया का बिजिएस्ट पोर्ट सॉरी, इंडियाज बिजिएस्ट पोर्ट। तो ये कहाँ पे आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है हमारे पास मुंबई पोर्ट, बिजिएस्ट पोर्ट है इंडिया का। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, कुछ और रह गया हो तो बता देना, वो भी बता दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जहाँ जहाँ से सवाल आते हैं तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट भी बता दिया जो है मुंद्रा पोर्ट, जो गुजरात में। ठीक है, अब चलते हैं अब अपने एमसीक्यू की तरफ। आई होप आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज पोर्ट। कांडला पोर्ट इज ए टाइडल पोर्ट। अभी टाइडल पोर्ट बताया नहीं है क्या होता है, इसको छोड़ो, सेकंड पे आओ। विशाखापट्टनम पोर्ट इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है, आपको पता है। ये भी मैंने बताया कि कोलकाता पोर्ट जो है वो आपका रिवराइन पोर्ट है। ठीक है, बता चुका हूँ इसके बारे में। और अगर मैं बात करूँ, एन्नोर पोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स, क्या ये सही है? तो ये गलत हो जाएगा। जो ऑफिशियल पोर्ट है, ओल्डेस्ट पोर्ट, वो बनाया था चेन्नई, ब्रिटिशर्स ने बनाया था, वो था चेन्नई पोर्ट। ठीक है, तो याद रखना, चेन्नई पोर्ट को ओल्डेस्ट पोर्ट डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब समझ लो, ये भी याद रखो, वैसे ही आपके एग्जाम की चीज़ नहीं है। टाइडल पोर्ट क्या होता है समझ लो। देखो, आपको पता है कि समुंदर या रिवर में जब टाइड्स आते हैं, जब ज़्यादा टाइड्स आते हैं ना, तो शिप स्टेबल रहती है, आराम से पोर्ट से पानी पे उतर सकती है। लेकिन जब टाइड्स की कमी होगी, ठीक है, तो वो जो शिप होगी, उसका जो आना जाना होगा, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, तो जब हाई टाइड होती है तो शिप जो है वो स्मूथ वर्किंग करेगी। जब लो टाइड होगी तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, आना जाना जो है वो शिप का मुश्किल हो जाता है। तो टाइड्स पे ही डिपेंड करता है जो पोर्ट, उसी को हम टाइडल पोर्ट कहते हैं। और कांडला पोर्ट जो है वो एक टाइडल पोर्ट है, याद रखना। कांडला पोर्ट एक टाइडल पोर्ट है। ठीक है, आई होप समझ आ गई होंगी चीज़ें। सारा कुछ मैंने पोर्ट्स का आपको बता दिया। और कांडला पोर्ट का अभी नया नाम क्या है, तो दीनदयाल पोर्ट है, और इसे ऑफस्प्रिंग ऑफ पार्टीशन भी कहा जाता है, और ये एक टाइडल पोर्ट है। ठीक है, रन ऑफ कच्छ में इसकी लोकेशन है। तो हो गए अभी तक 22 क्वेश्चन। आई होप मैंने सारे कंसेप्ट, चाहे वो रोडवेज़ के हों, रेलवेज़ के हों, या पोर्ट्स जो अभी चल रहा है, अभी फ़िलहाल काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये हो गया। चलते हैं अब 23 क्वेश्चन पे। 23, विच पोर्ट इज़ नोन एज क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। किस पोर्ट को क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहा जाता है? अब जो चीज़ें मैंने उसमें नहीं बताई थी तो वो एमसीक्यू से यहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो क्वीन ऑफ किसे कहा जाता है, तो याद रखना, कोची पोर्ट को कहा जाता है। कोची पोर्ट को कहा जाता है क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। कोची कहाँ? केरला में। ठीक है, और केरला में आपकी फेमस लेक है वेम्बनाड लेक, लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। ठीक है, 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अभी जान ही लो कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1986 में, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा यूपी में, ये भी सही है। इट रेगुलेट्स इनलैंड वाटरवेज फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन। तो आई होप चीज़ें समझ आई होंगी। तो ये तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बस आपको यही चीज़ें याद रखनी है इसकी, वाटरवेज ऑफ इंडिया की जो अथॉरिटी है उसकी। ठीक है, 25 पे चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया? अभी बताया था मैंने, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू नावा शेवा पोर्ट। ठीक है, और लार्जेस्ट कार्गो हैंडलिंग पूछ ले तो लार्जेस्ट कार्गो को हैंडल करने वाला जो पोर्ट होता है वो है हमारा कौन सा? मुंद्रा। ठीक है, अब ना यार, एक चीज़ें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती कि कार्गो और कंटेनर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो, कार्गो वो सामान होता है जो कंटेनर के अंदर डाला जाता है। कार्गो का मतलब सामान, और वो सामान
कौन कैरी करता है? तो वो करता है कंटेनर। बस यही डिफरेंस है कार्गो और कंटेनर के बीच में। तो क्वेश्चन आ जाएगी कंटेनर वाला लार्जेस्ट कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू वाला नावा शिवा। कार्गो वाला जो है वो है, कार्गो को हैंडल मतलब सामान को हैंडल करने की जो सबसे ज़्यादा जो पावर है वो कौन किसके पास है? तो मुंद्रा बोट के पास। आई होप सामान आपको पता होगा, चल गया होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कोयले की बात करूँ या कपड़े की बात करूँ तो वो किस में आ गए? कार्गो के अंदर। कंटेनर के अंदर जो बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं जिनके अंदर ये सामान डाला जाता है वो कंटेनर होता है। तो कार्गो और कंटेनर के बीच में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, छोटी से छोटी चीज़ें बता दूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, 26 पे चलते हैं। विच पोर्ट इज लोकेटेड एट द एस्चुरी ऑफ द जुआरी रिवर? अब एक फिजियोग्राफी का एक कंसेप्ट समझ लो, एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है। वैसे ही फिजियोग्राफी में है लेकिन बता देता हूँ क्योंकि जो बिगनर है उनको नहीं पता चलेगा, एमसीक्यू का मतलब ही नहीं पता चलेगा। एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है? जैसे आपको पता होगा सुंदरबन क्या है? हमारा डेल्टा। ठीक है, एस्चुरी की अगर मैं बात करूँ, सपोज करो ये छोटी रिवर है। जब कोई छोटी रिवर जाके किसी बड़े समुद्र जैसे अरेबियन सी उसके साथ मिल जाए ना, उसी को हम बोलते हैं एस्चुरी। ये हो गई एस्चुरी। ठीक है, जो नदी है वो जाके ओशन के साथ मिल जाती है, उसी मीटिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एस्चुरी। जहाँ पे मीट कर जाती हैं दोनों, उसको हम बोलते हैं एस्चुरी। अब डेल्टा क्या होता है? अब डेल्टा क्या होता है? जैसे कोई नदी जा रही है, ठीक है, वो ब्रांचेस में बिखर गई, मतलब एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, चार ब्रांच, पाँच, ऐसे करके। आपने देखा भी होगा सुंदरबन डेल्टा अगर देखोगे सैटेलाइट से तो वो ऐसा दिखेगा, क्योंकि गंगा रिवर जो है वो बिखर जाती है ऐसे करके। ठीक है, छोटी 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 उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं डेल्टा। समझ आ गया एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है? बस यही डिफरेंस था। तो कौन सा है जुआरी रिवर की एस्चुरी पे कौन सा पोर्ट सिचुएटेड है? तो ये है मुरमुगाओ। ठीक है, ये समझ लेना, एस्चुरी और डेल्टा जो एंटी वाले हैं खासकर वो। ठीक है, 27। द फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इन इंडिया इज। अब ये स्टैटिक जीके का है तो बस इसको ऐसे ही रट्टा लगा लो, इसमें कुछ सीखने वाली चीज़ नहीं है। ये मैंने डाल दिया थोड़ा करंट अफेयर से रिलेट करके कि आ सकता है। तो ये है वल्लर पदम जो है वो पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है इंडिया का। 28 पे चलते हैं। हल्दिया पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज। हल्दिया पोर्ट को और क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, एसपीएम, और इसको कहा जाता है ईस्टर्न गेटवे। ठीक है, कोलकाता में इसकी लोकेशन आ जाएगी। 29। कमराजर पोर्ट इज यूनिक बिकॉज। अब ये छोटे छोटे पॉइंट है, बस इनकी स्पेसिफिकेशन याद रखनी है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इट इज़ द ओनली कॉरपोरेट ओन्ड पोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं आपको याद रखने हैं। करंट अफेयर से ये चीज़ें रिलेट करके अगर पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा। 30 पे चलते हैं। नेशनल वाटरवे वन पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? लगा लोगे? लगा लो फिर। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, फिर जाएगा ये वेस्ट बंगाल। और रूट आपको बताया था इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, रिवर कौन सी? गंगा। पैरादीप पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ये तो सिंपल है, बताया था पैरादीप पोर्ट के बारे में। उड़ीसा में आ जाएगा। ठीक है, और बताया था कि रॉ आयरन जाता है यहीं से, जापान को जाता है। 32। विच पोर्ट इज द सदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? सदर्न मोस्ट, लगाओ दिमाग, कौन सा है ये? तो इस पोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। तूतीकोरन है इसका नाम, है चिदम्बरम पोर्ट। ठीक है, चिदम्बरम पोर्ट। ठीक है, और ये सदर्न मोस्ट पोर्ट है इंडिया का, ये आपको पता होना चाहिए। तूतीकोरन तमिलनाडु में है। ठीक है,
ये हो गया अब हमारा, हाँ पोर्ट्स का हो गया। अब आता हमारे एयर सर्विस। तो ये हो गए पोर्ट्स, आपके पोर्ट्स और वाटरवे कंप्लीट। अब बता दो कि क्या क्या छूटा, मैंने सारा अपने एंड से करवा दिया, ठीक है पोर्ट्स, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एयरवेज देख लेते हैं, एयरवेज के भी शायद 10 क्वेश्चन है, फिर मिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे। अब थोड़ी सी ज़रा एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट के बारे में भी थोड़ी सी हिस्ट्री और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि पहली फ्लाइट कब हुई थी इंडिया में, तो याद रखना वो हुई थी 1911 में, ठीक है, और हुई थी इलाहाबाद से नैनी, 10 किलोमीटर की हुई थी, याद रखना। और इसी को वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफिशियल एयर मेल सर्विस भी कहा जाता है, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफिशियल एयर मेल सर्विस। और पहली इंडियन एयरलाइन की बात करूं तो पहली इंडियन एयरलाइन जो टाटा एयर सर्विसेज थी, पहली इंडियन एयरलाइन टाटा सर्विसेज से फाउंड किया था किसने, जीआरडी टाटा ने, बाय जीआरडी टाटा 1932, ठीक है। और इसको इसी को फिर बाद में नाम दे दिया गया एयर इंडिया। एयर इंडिया नाम इसका कपड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, तो याद रखना दिया गया इसको 1946 में, ठीक है। जैसे रेलवे नेशनलाइज हुई थी वैसे ही एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इंडिया का नेशनलाइज हुआ था, वो हुआ था 1953 में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लिख लेना, ठीक है। ये मैंने बता दिया कुछ एयरपोर्ट, इसमें इतना ही है, और बाकी आपको जितने भी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैं कुछ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स बता देता हूँ, वैसे आप पता कर ही लोगे, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट जो है वो बता देता हूँ। जैसे इंदिरा गांधी सबको पता होगा, वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है वो है मुंबई में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कैंपेगौड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, कैंपेगौड़ा जो है वो बेंगलोर में, ठीक है, कर्नाटका में। और याद रखना है आपको, हाँ, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, लोकप्रिय लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली, ये जो है वो गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी असम में। और हाँ, हाँ, डॉक्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये है नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। और भी कुछ बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, चौधरी चरण इंपॉर्टेंट है, चौधरी चरण एयरपोर्ट लखनऊ यूपी में, ठीक है। बाकी आप जो इंपॉर्टेंट है वो भी पता कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यू पे, ठीक है। तो पहला एयर सर्विस स्टार्टेड इन 1911, बिल्कुल सही है, इलाहाबाद से नैनी एक मेल भेजी गई थी इसी एयरवे सर्विस में, ठीक है। सेकंड, उत्तर प्रदेश हैज द मोस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, बिल्कुल सही है, यूपी में टोटल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट, बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट आपके पास सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। कैंपेगौड़ा मैंने आपको बताया था बेंगलोर में, चौधरी चरण भी कराया था लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री है वाराणसी में, और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन 35, विच एयरपोर्ट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू रन इंटायरली ऑन सोलर एंड हाइड्रो पावर, करंट अफेयर से ये वाला क्वेश्चन है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी। 36, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एनएचए का दिल्ली में है वैसे ही एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी ऑफिस न्यू दिल्ली में। 34, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, जूहू एरोडोम इज द ओल्डेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, बालजेक एयरपोर्ट
इज द स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट मेंशनड. AAI manages Airport Authority of India manages 137 airports currently. Air transport in India was nationalized in 1911. तो बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसका. तो नेशनलाइज मैंने आपको बताया था 1953 में हुआ. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. ये सही हो जाएगा. ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रेफर्स टू. ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स कौन से होते हैं? देखो, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होता है वहां पे एयरपोर्ट बनाना जहां की जमीन पे, जहां पे एकदम खाली जमीन हो. ठीक है, हरे मैदान है, बड़ी बड़ी खाली जमीन है, वहां पे नया एयरपोर्ट बनाना, उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट. और एक होता है ब्राउन फील्ड. ब्राउन फील्ड का मतलब होता है जहाँ पे पुराना एयरपोर्ट को तोड़ा, उसको मॉडिफाई किया और नया बनाया. तो समझ आएगा ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या होता है. ग्रीन फील्ड जहाँ पे हरे मैदान है, बड़ा खाली जगह है, वहाँ पे एक नया एयरपोर्ट बना दिया, वो हो गया ग्रीन फील्ड. और ब्राउन फील्ड वो हो गया जहाँ पे ऑलरेडी एक पुराना एयरपोर्ट था, उसको तोड़ा, मॉडिफाई किया और एक बड़ा एयरपोर्ट बनाया, उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड. तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में याद रखना. 39. वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन. तो वीर सावरकर है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार में. बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अभी मैंने बताया, तो ये कहाँ पे है पता होना चाहिए. नागपुर में, महाराष्ट्र में. ठीक है. 41. लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली, इसके बारे में भी बताया, ये कहाँ पे है? तो असम में. ठीक है. 42. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट लेंथ रैंक. हाँ, रोड नेटवर्क क्या सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड की, रेल नेटवर्क क्या फोर्थ लार्जेस्ट है. इनमें से आपको बताना है नॉट करेक्ट. ठीक है. ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट में डिफरेंस होता है. लॉन्गेस्ट है बोगी भील, जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है. तो ऐसे ही जेकेएसएसबी कंसेप्चुअल क्वेश्चन डाल के आपको फंसा देगा, तो फंसना नहीं है. ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. द डायमंड हार्बर इज एसोसिएटेड विथ विच ट्रांसपोर्ट मोड. वाटरवेज. ठीक है. वो इंट्रोड्यूस द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया. सिंपल क्वेश्चन है यार. लॉर्ड डलहौजी, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज. 45. द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे NH 548 इज ओनली 5 किलोमीटर बताया था. ठीक है. 46. विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. कौन सी स्टेट के पास सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं? तो उत्तर प्रदेश. 47. इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री. इनलैंड वाटरवे, तो ये पता होना चाहिए, ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज. इसके अंदर इसकी एक नोडल मिनिस्ट्री है. 48. द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स ए क्वाड्रिलेटिक कनेक्टिंग 4 मेजर मेट्रो सिटीज. 48 का बी आंसर हो जाएगा. ठीक है. बागडोगरा एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन. बागडोगरा एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल में. क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट MCQ. आई होप आपको ये सेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. जितने भी JKSSB एग्जाम है, सारे के सारे JKSSB एग्जाम्स, ठीक है, NT लेवल का इसमें हमने टारगेट रखा था. कोई भी टॉपिक, ये वाला ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिस भी आपके एग्जाम में ये टॉपिक है, तो आप ये वाली लेक्चर देखो. रिवीजन के लिए मस्ट है, और जो बिगनर है उनके लिए भी नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो 50. विच प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल अक्रॉस द कंट्री. भारतमाला प्रोजेक्ट. ठीक है. तो 50 का हो गया भी. थोड़ा सा ना सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सागरमाला अब इतना देख लिया है, तो ये भी देख के जाओ. और ये सबसे पहले सागरमाला रिलेटेड है पोर्ट से, और मैंने आपको बताया था कि जो भारतमाला वो रिलेटेड था हाईवे से. सागरमाला के बारे में भी जान लेते हैं. सबसे पहले याद रखना स्कीम का अप्रूवल मिला था इसको कैबिनेट से 2015 में. ठीक है. और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज. शॉर्ट में लिखता हूँ MPSW. मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज के अंदर आता है. ठीक है.
सबसे पहले इसके 4 मेन पिलर्स है, उससे आप समझ जाओगे इस जो स्कीम है इसके टोटल 4 मेन पिलर्स हैं। पहला है पोर्ट को मॉडर्न बनाना, जो हमारा पोर्ट्स हैं जितने भी इंडिया में उसको मॉडर्न बनाना, ठीक है, ताकि उसकी जो फंक्शनिंग है वो बहुत अच्छा हो जाए। दूसरा है पोर्ट कनेक्टिविटी, ये पोर्ट मॉडर्नाइजेशन है, मतलब पोर्ट को मॉडर्न बनाना, अच्छा बनाना। दूसरा है पोर्ट कनेक्टिविटी, मतलब पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट को रेलवेज से और हाईवेज के साथ लिंक करना, ताकि जो कार्गो है, सामान है, वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। तो ये हो गया आपका पोर्ट कनेक्टिविटी, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं, तीसरा इसका जो पिलर है वो है पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब पोर्ट के आसपास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाना, पोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोर्ट के आसपास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाना। और चौथा है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ सर? तो कोस्ट के आसपास जो आपको पता है, जो ज़्यादातर जो घर होते हैं वो किसके होते हैं? फिशर्स के, फिशरमैन के, जो मछुआरे होते हैं उनका। तो उनकी स्किल्स बढ़ाना ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर पाएँ, जो भी अगर जॉब्स लग रही हैं पोर्ट्स में तो वो भी पार्टिसिपेट कर पाएँ, जिसकी वजह से जो है उनको स्किल सीखने को मिले और पार्टिसिपेशन बढ़े, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट जो जॉब्स हैं, एम्प्लॉयमेंट है, वो भी जनरेट हो जो फिशरमैन हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये जो 4 इसके मेन थे, पिलर्स थे, ठीक है, याद रखना। तो ये था पूरा आपका सागरमाला प्रोजेक्ट, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो टॉपिक है पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन खत्म होता है। इसके बाहर से कुछ नहीं पढ़ना, सारा मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी ये नहीं है कि इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, आपने बुक्स तो पढ़नी है जो आपके पास हैं, ठीक है। चाहे वो अरिहंत की हो, चाहे वो तरुण गोयल की हो, चाहे आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो रखते हैं फिर आज के लिए इतना ही। और फिर भी जिसने टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करनी है और डेली टेस्ट का पार्ट बनना है तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना एनरोल करने के लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखो अपना और इसी मेहनत से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। एग्ज़ाम साथ में क्रैक करेंगे जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है। फिर मिलते, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑलरेडी देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक्स।